तो आज हम यहाँ पर हल करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का? विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे हम। विरोधाभास विधि क्या होती है? विरोधाभास विधि होती है हम इसका उल्टा अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, जैसे ये इन्होंने सिद्ध करवाया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे अपनी तरफ से परिमेय संख्या मान करके चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या मान ली हमने, तो परिमेय संख्या को आप जानते हैं हम P/Q या A/V यानी भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, जिसे A/V के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A तथा B में कोई उभयनिष्ठ A तथा B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या मतलब है कि A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे देखेंगे, जैसे ये है, यहाँ पर 4/6 संख्या लिखी हुई है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन? क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो, जैसे ये हो गया 2/3, अब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त, केवल एक तो रहेगा ही। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये जो A/B है हमारा, ये ऐसे ही संख्याएं हैं। ठीक है, अर्थात इन्हें कह सकते हैं हम सहभाज्य संख्याएं। कैसी? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और B बराबर नहीं है 0 के। जो हर है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आते हैं, तो हमने क्या लिखा था कि हम √5 एक परिमेय संख्या है जिसे A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर A/V। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 5 और इधर हो जाएगा A² - B²। B² इधर से बट्टे में से हटाएंगे तो ये इसकी गुणा में पहुंच जाएगा 5 की। ये हो जाएगा 5 B² बराबर A²। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से 5 हट करके कहाँ चले जाएंगे? A² के बटे में। तो B² जो है वो बराबर होगा A² / 5 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि A² जो है वो 5 से क्या है? विभाजित है। A² 5 से विभाजित है, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि A² 5 से विभाजित है। A² 5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। देखो, जैसे कोई संख्या अगर ऐसे मान लो ये 6 है। ठीक है, और ये 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अगर ये 36 3 से विभाजित है, कितने से? 3 से। ऐसे मान लो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। तो ये जो जब इसका 6 का वर्ग 3 से विभाजित है तो 6 भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा।
ये है यहाँ पे समझने वाली बात आ रही है। ये कह रहे हैं ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। मतलब 6 का वर्ग अगर 3 से विभाजित था, यहाँ पे समझने के लिए, अगर 6 का वर्ग 3 से विभाजित था तो 6 भी 3 से विभाजित है। ठीक है, ये बता रहे हैं ये यहाँ पे। आगे देखते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ए बराबर 5c लिख सकते हैं। हम a बराबर 5c लिख सकते हैं जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। देखो भाई, अगर ये a जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है, तो हम a को 5 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 5 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो अब 5 के गुणा के रूप में दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें नहीं पता है, इसलिए हमने क्या मान लिया यहाँ पर, c मान लिया है। ठीक है, तो a बराबर 5c लिख सकते हैं जहाँ c कोई पूर्णांक है। ठीक है, a का ये वाला मान समीकरण 1 में रखने पर, a का ये जो मान है हमने जो माना है इसे समीकरण 1 में लगाने पर, लगाएंगे इसे समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में a का मान, तो क्या आएगा, ये है हमारी समीकरण 1, यह है 5b स्क्वायर बराबर, देखो a स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन हमें मान किस चीज़ का रखना है, a का। a का क्या मान है हमारा 5c, लेकिन यहाँ पे a पे क्या भी चढ़ रहा है, वर्ग भी चढ़ रहा है, तो इस 5c पे भी क्या चढ़ाएंगे हम, वर्ग चढ़ाएंगे। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, 5 का वर्ग कितना होगा 25, और c का वर्ग c स्क्वायर, 5 ही का ना 5, 5 पंजे 25, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5c स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 जो है अब c की गुणा में से हटेगा तो b के बटे में आ जाएगा, b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, और क्या यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर जो है वो भी 5 से विभाजित है, b स्क्वायर जो है वो भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था अभी ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर 5 से विभाजित था तो ए भी 5 से, इसी प्रकार बी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो जरा, हमने माना था क्या यहाँ पे कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ए और बी में हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये हमारे अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। अरे ये बात समझ में, हमने कल्पना क्या की थी, हमने माना था, कल्पना कहते हैं मानने को, जो हमने मान लिया। ठीक है, तो जो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या है, फिर गलत है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमने यहाँ पे गलत मान रखा है, इसे कहते हैं हम विरोधाभास विधि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं, परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास है कि ए और बी
में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात से हमें किस चीज़ का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ए और बी दोनों ही 5 से विभाजित हैं, परंतु हमारे इस बार ये जो बात लिखी है हमने इस वाले कथन से इस कथन का विरोधाभास हो गया हमें कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः कौन सी गलत कल्पना, वो भी अगर लिखना चाहो तो उस गलत कल्पना को भी लिख सकते हैं। क्या गलत कल्पना कर ली थी हमने ऐसी, हमने ये मान लिया था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या थी हमारी गलत कल्पना थी। इससे सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास विधि से ही हल करेंगे इसको भी। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या मान लिया हमने इसे। ठीक है, और जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। जब ये हमने परिमेय संख्या मान ली तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अतः ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b। ठीक है, अब 3 यहाँ से उधर पहुँचाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये होगा 2√5 बराबर a/b और माइनस का हो जाएगा 3। अब ये 2 जो है ये गुणा में से हटेगा √5 की, तो बटे में जाएगा इधर। ठीक है, अब चूंकि इधर 2 क्वांटिटी हैं, ठीक है, ये एक ये है और एक ये है, तो जब ये गुणा में से हट करके बटे में जाएगा तो इसके भी बटे में जाएगा और इसके भी बटे में। ठीक है, दोनों चीज़ों के बटे में पहुँचेगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/, ये 2 भी हो जाएगा, माइनस ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, एक परिमेय संख्या, भाई अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ये है 3/2 है और माइनस कोई भी संख्या ले लो, 2/3 ले ली। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, कर लो चाहे अंतर, कितना आ जाएगा, एलसीएम 6, 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार 3 × 3 = 9, माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4,
9 में 4 गए तो 5/6। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या है वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम, चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b एक परिमेय संख्या होगी। a/2b एक परिमेय संख्या होगी। और ये 3/2 तो है ही परिमेय संख्या। ठीक है, लिखेंगे और परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्याओं का और परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। समीकरण 1 से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। भाई जब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं और इनका अंतर भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर क्या चीज़ लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या तो लिखी जा सकती है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाल दिया इस वाले समीकरण से कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है ना। तो हमने √5 को इस वजह से यहाँ पे क्या कह दिया, परिमेय संख्या कह दिया कि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं समीकरण 1 से कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही हल किया था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमने ऊपर बात निष्कर्ष निकाल कर लिखी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, इस कथन से इस बात का विरोधाभास हो गया कि हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने पिछली बार ही सिद्ध किया है कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है बताओ, क्योंकि ये हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है, क्या कल्पना गलत थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या था हमारा मानना, गलत था। इससे सिद्ध होता है कि लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साहब, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक।
आगे के क्वेश्चन भी हम इन्हीं 2 तरीक़ों से कर लेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन अगर कोई होगा जो सिंगल संख्या होगी वो पहले वाले मेथड से हो जाएगा और जो डबल डबल होंगी वो इस वाले मेथड से हो जाएंगी, ठीक है।